नमस्कार। आपका बात 25 में फिर से स्वागत है। बात 25 की दूसरी बात में, पहली बात में हमने चर्चा की थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उससे संबंधित कुछ बातों की कि क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाम सही था, क्या डेवलपमेंट या इवोल्यूशन हो सकता था, उस पर हमने बात करी थी। अब आगे फिर कभी उस पर लौटेंगे, लेकिन आज हम सामयिक विषय पर आते हैं। एक नई बात की चर्चा करते हैं जो कि सामयिक है, जो आज हमारे सामने हो रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना का, या कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है एयर इंडिया का, उसका बहुत लंबे समय से इंतजार था। ये समझिए कि 21वीं सदी की शुरुआत से ही 2001 या 4 के आसपास ये शुरुआत हुई थी, ये कोशिश हुई थी कि एयर इंडिया को बेच दिया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपना कुछ हिस्सा रखेगी। लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, कोई बिडिंग नहीं आई। तो इतने लंबे समय के अंतराल के बाद में रोज इस दौरान करीब 20 से 25 करोड़ रुपए की जनता के धन की बर्बादी के साथ ये इतना बड़ा संस्थान है, ये चलता रहा, जो कि एक तरह से इतने लंबे समय में एक भारत का प्रतीक भी बन गया था और दुनिया भर में एयर इंडिया के नाम से इसको जानते थे और वो ये कहते थे कि भाई ये हिंदुस्तान की एयरलाइंस है। लेकिन जे.आर.डी. टाटा, जिन्होंने इसको स्थापित किया था, जे.आर.डी. टाटा ने 15 साल की उम्र में ही फ्रांस में एक हवाई जहाज की सैर की थी और वहीं से उनको ये शौक लगा। उसके बाद में वो फ्रेंच नेशनलिटी को छोड़ कर के हिंदुस्तान आए और वहाँ पे जब फ्लाइंग क्लब खुला तो वहाँ उन्होंने परीक्षा दी और हिंदुस्तान में कमर्शियल पायलट का, पहले कमर्शियल पायलट का परीक्षा दे के उसमें उत्तीर्ण होने का उनको नाम मिला। उन्होंने वो उत्तीर्ण की और उसी समय उनके पास एक मित्र आया। उसने कहा देखो ऐसा है कि ये जो डाक आ रही है इंग्लैंड से, वो कराची में उतरती है प्लेन से आके और उसके बाद के अंदर वो जाती है रेल से हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में, तो उसमें बहुत देर हो जाती है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है तुम्हारे लिए कि तुम इसमें कुछ कर सको। तो उसने कभी क्या करना चाहिए, जे.आर.डी. टाटा ने अपने मित्र से कहा कि तुम पोस्टल शुरू कर सकते हो एयरवेज के थ्रू, तुम पायलट हो, तुमको एयरप्लेन उड़ाना आता है, तुम सब समझते हो, तो ये शुरुआत कर सकते हो। तो इस तरह से 1932 में कराची से बॉम्बे तक और आगे फिर मद्रास तक जो डाक थी, जो मेल थी, उसको लाने के लिए काम शुरू किया गया। धीरे धीरे फिर उसमें पैसेंजर भी चढ़ने लगे, यात्री भी चढ़ने पड़े। वो शुरुआत में तो जो डाक के बोरे होते थे, जो उनके ऊपर बैठ कर भी आया करते थे। आगे जा कर के उसमें परिवर्तन हुआ। तो ये कहानी बहुत लंबी है और आज 68 ईयर्स के बाद में 1953 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जे.आर.डी. टाटा को चेयरमैन बनाए रखा गया और वो उस तरह से अपना काम करते रहे, जिस तरह से बारीकी से काम करना उनकी आदत थी। और वो ये कहा करते थे कि अगर तुमको एक्सीलेंस चाहिए, गुणवत्ता के बड़े स्टैंडर्ड चाहिए, तब तुमको परफेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और ये परफेक्शन को पाने में बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि उसके लिए आपको जिद्दी बनना पड़ता है, नकचढ़ा बनना पड़ता है और नखरेबाज लोग तुमको कहने लगेंगे और बहुत ही मुश्किल से तुम खुश होगे। इसलिए तुम्हारे साथी और तुम्हारे मातहत जो तुम्हारे नीचे काम करते हैं, वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमको एक्सीलेंस क्रिएट करनी है तो तुमको ये सब करना पड़ेगा, उससे तुम्हें बच नहीं सकते, तुम्हें जिद्दी बनना पड़ेगा और नक चढ़ा कहलवाने की आदत करनी पड़ेगी। तो एक बार ये कहा जाता है कि ऐसा जब जिनेवा में एयर इंडिया की फ्लाइट गुजरती थी तो लोग उससे घड़ी मिलाया करते थे, समय मिलाया करते थे। और ये कई बार बॉम्बे में नहीं होता था। तो इतनी पंचुअलिटी थी और वो अपने आप नहीं आ गई थी, उसके लिए बड़ा श्रम किया था जे.आर.डी. टाटा ने, तभी वो इस स्तर पर पहुंचे थे। तो एक बार की बताते हैं कि वो फ्लाइट पे जा रहे थे तो उन्होंने को पायलट से पूछा कि भाई कितनी स्पीड चाहिए, तो उसने कहा 145 माइल्स पर आवर स्पीड चाहिए। लेकिन जे.आर.डी. टाटा ने स्लाइड रूल से फिर दोबारा रिकैलकुलेट किया और गणना करके निकाला कि नहीं, 145.5 माइल्स पर आवर की स्पीड चाहिए। तो ये उनके वो स्टैंडर्ड थे जिसको वो इतनी गहराई से देखते थे और अपने साथियों से और अपने मातहतों पे पूरा दबाव बन के
बना के रखते थे कि किस तरह से तुमको परफेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन जो एयर इंडिया थी वो 132 में खड़ी हुई थी। टाटा एयरलाइंस के नाम था शुरू में। 1946 में 1946 में जे.आर.डी. टाटा ने इसका नाम रख दिया एयर इंडिया। तो वो एयर इंडिया चलती रही, उन्हीं के पास रही। लेकिन फिर आया 1993 और 1993 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। उससे वो बड़े नाराज हुए, लेकिन नेशनलाइजेशन का दौर चल रहा था तो वो हो गया। तो उसके लिए फिर वो चेयरमैन बन के ही खुश रहे और जो उनको जिम्मेदारी दी गई उसको वो बड़ी बखूबी निभाते चले गए। तो आज 67 साल बाद अगर मुख्य बात करें तो ये है कि 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपए रोज की बर्बादी करने वाला एक बड़ा संस्थान, जिसका कभी एक बड़ा नाम था अपनी गुणवत्ता में, और ये कहा जाता है कि अगर एयर इंडिया नेशनलाइज नहीं होती 1953 में तो शायद आज की जो 4-5 बड़ी और एफिशिएंट और नामी जो एयरलाइंस हैं उसमें उसका शुमार होता, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो तो हो नहीं पाया। तो अब 67 साल बाद, आफ्टर 68 ईयर्स, रतन टाटा वेलकम कर रहे हैं, वेलकम बैक एयर इंडिया। और उसके लिए जो बोली लगाई गई वो गवर्नमेंट ने तो ये मांगा था कि 12,900 करोड़ रुपए के आसपास का उन्होंने रिजर्व प्राइस रखा था। लेकिन टाटा ने बोली लगाई 18,000 करोड़ की। और दूसरे जो बिडर थे स्पाइस जेट के, उन्होंने 15,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। तो इसी तरह से टाटा इसमें जीत गए और उनको उनके महाराजा वापस मिल गए, जो जाने पहचाने हैं दुनिया भर में। लेकिन महाराजा इस 67 सालों में बहुत ही लुट पिट के, पस्त होके, बर्बाद होकर के वापस टाटाज के पास अपने घर में पहुंच रहे हैं। ये निर्णय जो आज हुआ है 8 अक्टूबर 2021 में, वो शायद 2001 या 4 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी कारण रहे हों वो नहीं हो पाया। लेकिन अब हो चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अमूलचूल परिवर्तन है सिविल एविएशन के क्षेत्र में। और अब टाटाज के पास 2 और एयरलाइंस हैं, जो जिसमें विस्तारा है, उसमें उनका 51% का स्टेक है, और एयर एशिया इंडिया में उनका 83 है। और अब आ गई है उनके पास में एयर इंडिया 100% स्टेक के साथ में। लेकिन लोग ये भी प्रश्न कर रहे हैं इस विकट समय में, कोविड के महामारी के बाद के समय में, जबकि लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है, यात्राएं करना बंद कर दिया है, तो सिर्फ सिविल एविएशन या कि विमानन क्षेत्र ही इससे प्रभावित नहीं हुआ है, बाकी सब क्षेत्र भी हैं इससे प्रभावित उतने ही हुए हैं, चाहे वो होटल हो या कि ट्रेन हो या कि बस सर्विस हो, टैक्सी सर्विस हो, उस सभी में असर पड़ा है। लोगों ने बाहर जाना बहुत अधिक कम कर दिया है। लेकिन जैसे ये पेंडेमिक अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये आशा करते हैं कि इसके अंदर बदलेगा। लेकिन फिर भी इन विकट परिस्थितियों में टाटाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से एक बीमार महाराजा जो उनसे कभी छीन लिए गए थे, उनको वो वापस लाके और उनकी तीमारदारी करके उनको फिर से ठीक करेंगे, कितने समय में करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो जनता के लिए जो खुशी की बात है, जो राहत की बात है, एक एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब रोज जनता की गाड़ी कमाई का 20 से 25 करोड़ रुपया बर्बाद नहीं होगा। अब एयर इंडिया में नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी रहेगी टाटाज की। अगर फायदा होता है तो वो फिर उनके पास जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी रिस्क ली है और एक विकट समय में रिस्क ली है, और उनकी पूरी जो क्षमता है और उनका जो नाम है वो हमेशा उस पे दाँव लगाते आए हैं और वो जीतते आए हैं। बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो अब भी ये माना जा रहा है कि शायद वो ये कर पाएँगे, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी। अब उनके पास में 170 प्लेन एयर इंडिया के और आ जाएँगे, और छोटी जो शहरों की जो योजनाएँ हैं, जहाँ पे प्लेन अभी जाते हैं एयर इंडिया के, तो अगरतला हो या कि बीकानेर हो, कोयम्बटूर हो, मदुराई हो, वहाँ वो प्लेन जाते रहेंगे। वही सर्विस उनको देनी पड़ेगी, उसमें वो बदलाव नहीं कर सकते। और साथ में ही जो 12-13 हज़ार जो जो कर्मचारी हैं,
उनको 1 साल तक रखना है। बाद में वो वीआरएस के ज़रिए जो जाना चाहे वो जाएगा, उसकी व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ा प्रशिक्षित एक 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 पूरा समूह जो है वो पायलट का, केबिन क्रू का और ग्राउंड स्टाफ का और साथ ही साथ मेंटेनेंस स्टाफ का, वो भी उनके पास आएगा। और इन सब लोगों को बेहतर काम करने के लिए टाटाज़ हमेशा से के लिए जाने जाते हैं, तो निश्चय वो उनसे बेहतर काम लेंगे और एम्प्लॉइज़ भी उनसे खुश रहेंगे। और एक एक बीमार महाराजा को, जो भारत का प्रतीक है, उसको फिर से सेहत में ले आएँगे। लेकिन ये आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सभी लोगों की और हम सब की शायद शुभकामनाएँ टाटाज़ के साथ हैं। तो मित्रों, हमने आज बात 25 की दूसरी बात में एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट पे एक सीमित सी चर्चा की। और हम आगे भी अलग-अलग विषयों पे चर्चाएँ करते रहेंगे, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है या कोई सामयिक विषय है, जैसे कि आज एक चर्चा की। और फिर वो जो पुराना विषय हमने जो पिछली बार पहली बात में था, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, कि जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात है, उस पे बीच-बीच में दोबारा लौटते रहेंगे और उस पे विस्तार से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के या कि एवोल्यूशन के 4 फेज़ थे, उस पे चर्चा करेंगे। तो हमें आशा है कि बात 25 की दूसरी बात में ये जो आज बात हुई है वो आपको पसंद आई होगी। तो आप प्रोग्राम को, इस पूरी बात को पूरा देखें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों और परिवार के साथ उसको साझा भी करें। हम फिर दोबारा मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।